जीआई सिस्टम का। नेक्स्ट डिसीज हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर का बाई किसके द्वारा, वायरस है, बैक्टीरिया, हिपैटोटॉक्सिक सबस्टांस, अल्कोहल, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड सम ड्रग लाइक पैरासीटामोल। याद रखना है पीसीएम। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर का बाई वायरस, बैक्टीरिया, हिपैटोसाइटिक सबस्टांस, अल्कोहल, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड सम ड्रग लाइक पैरासीटामोल, पीसीएम। टाइप देखते हैं, टोटल जो होता है 5 टाइप का होता है। ठीक है, 5 टाइप का होता है। टाइप ऑफ हेपेटाइटिस देखेंगे उसका। ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी और हेपेटाइटिस ई। और हेपेटाइटिस का फिर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस देंगे, इसका अदर नेम क्या है, इटियोलॉजी देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस ऑफ वैक्सीन। तो देखते हैं, पहले हेपेटाइटिस ए देखते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए जो होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो कि शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस एंड एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं इसको। हेपेटाइटिस ए जो होता है उसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं और इसको एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है हेपेटाइटिस ए है, ये क्या होता है, तो याद रखना है, हेपेटाइटिस ए जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस है जो कि आरएनए वायरस होता है। क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है हेपेटाइटिस ए का कितना, 15 से 45 दिन होता है, बोले तो 2 से लेके 6 वीक तक होता है। याद रखना है कितना होता है, 2 से लेके 6 वीक तक होता है, 15 से 45 दिन। ठीक है, याद रखना है हेपेटाइटिस ए जो होता है ये 15 से 45 दिन होता है, बोले तो 2 से लेके 6 वीक तक होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, बोले तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसमें इंक्रीज हो जाता है आईजीजी जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन को बताता है, और आईजीएम जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है। तो याद रखना है, इसमें इंक्रीज हो जाता है आईजीजी जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन को बताता है, और आईजीएम है वो एक्यूट इन्फेक्शन को बताता है। ठीक है, और इसका वैक्सीन जो हम देंगे 2 डोज देते हैं एट 6 मंथ इंटरवल पे। याद रखना है, हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन देते हैं 2 डोज देते हैं एट 6 मंथ इंटरवल पे। ठीक है, 6 मंथ इंटरवल पे हम देते हैं। अब देखते हैं क्या है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है एक जैसा है। तो अब देख लेते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई को हम क्या बोलते हैं, इंडेमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। याद रखना है, इसको इंडेमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ए को एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोला था। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना होता है, 2 से लेके 9 वीक होता है। याद रखना है, हेपेटाइटिस ई का जो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है, 2 से लेके 9 वीक तक है। ठीक है, सेम एज हेपेटाइटिस ए के तरह क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बोले तो फीको ओरल रूट से फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, हेपेटाइटिस ई का। और डायग्नोसिस इसका क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। याद रखना है, इसका अंडर डेवलपमेंट है डायग्नोसिस। ठीक है, और हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन है वो भी अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस बी को हम क्या बोलते हैं, याद रखना है अच्छे से, इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या है, सीरम हेपेटाइटिस, जो कि याद रखना है हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस होता है। सिर्फ एक ही है हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि डीएनए वायरस होता है, और बाकी सारा होता है आरएनए वायरस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 42 से 180 दिन होता है। 42 से 180 दिन, बोले तो 6 वीक से लेके 24 वीक तक होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 42 से 180 दिन, बोले तो क्या है 6 वीक से लेके
और 42 वीक तक होता है, 24 वीक तक होता है। 6 वीक से लेके 24 दिन होता है, 42 से 180 दिन होता है हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, पेरेंट्रल देखने को मिलेगा, पेरीनेटल और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। पेरेंट्रल है, पेरीनेटल है और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। इसमें डायग्नोसिस करते हैं तो इसमें परजेंस ऑफ 3 एंटीजन होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, HBsAg, क्या HBeAg और HBcAg याद रखना है। इसमें डायग्नोसिस करेंगे तो परजेंस ऑफ 3 एंटीजन देखने को मिलेगा, जिसमें क्या क्या रहता है, ठीक है, क्या है HBsAg और HBeAg और HBcAg, ठीक है। और वैक्सीन इसका जो होता है, ठीक है, उसका नाम ही है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम देते हैं। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं हेपेटाइटिस बी का फिर से क्या क्या देखने को मिलता है। ये सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, जो कि डीएनए वायरस होता है। एक ही जो वायरस है हेपेटाइटिस बी, जो कि डीएनए वायरस है, बाकी सब आरएनए होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अच्छे से याद रखना है, 6 से लेकर 24 वीक तक होता है, जो कि 42 से 180 दिन होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पेरेंट्रल होता है, पेरीनेटल और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। और डायग्नोसिस में इसका परजेंस ऑफ 3 एंटीजन होगा, जिसमें HBsAg है, HBeAg है और HBcAg है। और इसका वैक्सीन का नाम ही है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी जो है ये नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस है, जिसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। याद रखना है, हेपेटाइटिस सी जो है ये नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस है, जिसको पोस्ट ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बोलते हैं हेपेटाइटिस सी को। और ये भी आरएनए वायरस होता है, ठीक है। और ये 5 से लेके और 10 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। याद रखना है, 5 से 10 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 10 वीक होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम एज हेपेटाइटिस बी के तरह होता है, ठीक है, प्राइमरली विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। याद रखना है, हेपेटाइटिस सी है ये सेम एज हेपेटाइटिस बी के तरह होता है, ठीक है, क्या है, प्राइमरली विथ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और इसमें डायग्नोसिस करेंगे तो परजेंस ऑफ क्या है, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। इसमें परजेंस होगा, ठीक है, परजेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, इसमें परजेंस होगा हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी। और इसका वैक्सीन है, कोई वैक्सीन नहीं है इसका, नो वैक्सीन। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को क्या बोलते हैं, डी बोले तो डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस डी जो होता है वो डेल्टा हेपेटाइटिस होता है। ये भी क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से लेके 8 वीक तक होता है। याद रखना है, 7 से 8 वीक तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। 7 से लेके 8 दिन तक इसका होता है इंक्यूबेशन, क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। 7 से लेके 8 वीक तक होता है हेपेटाइटिस डी का इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका जो होता है हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस डी वायरस सेम एज क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के तरह होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इसमें क्या होता है, परजेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी होता है। डायग्नोसिस करेंगे तो इसमें परजेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी। और वैक्सीन जो होता है सेम एज हेपेटाइटिस बी के तरह होता है वैक्सीन। तो डी होगा तो फिर सेम एज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम दे देंगे। नोट देखते हैं, अ सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज यूज इंट्रामस्कुलरली इनटू डेल्टोइड मसल। सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन यूज करते हैं, वो भी IM देते हैं इनटू डेल्टोइड मसल पे। अब देखते हैं क्या है, HBsAg, ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है। क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको सीरोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं, एंड क्या है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। याद रखना है, HBsAg
जो होता है जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है सीरोलॉजिकल मार्कर या ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, कंटेन उसमें रहता है क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, बोले तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में क्या कंटेंट रहता है, तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसमें कंटेंट हो रहता है। अब देखते हैं प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन में क्या है, एंटी एच बी एस, ठीक है, एंटी एच बी एस होता है जो इंडिकेट करता है रिकवरी एंड इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। इसमें प्रेजेंस होता है एंटीबॉडी टू एच बी एस ए जी के खिलाफ, बोले तो क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन में क्या है, एंटी एच बी एस जो इंडिकेट करता है रिकवरी एंड इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है मे कॉज सिरोसिस एंड प्राइमरी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस बी और सी है वो क्या है, मे कॉज सिरोसिस और क्या है, प्राइमरी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा करा सकता है हेपेटाइटिस बी और सी। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी जो है अर्ली इन्वॉल्व एंटीजन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी है जिसको क्या है, अर्ली या इन्वॉल्व एंटीजन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, ये क्या हेपेटाइटिस ई बोले तो इन्वॉल्व या अर्ली एंटीजन, ये डिटेक्ट इन द ब्लड आफ्टर 1 वीक ऑफ अपेरेंस ऑफ क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है, ये प्रेजेंस बताता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी है ये अर्ली या इन्वॉल्व एंटीजन जो है ये डिटेक्ट इन ब्लड आफ्टर 1 वीक ऑफ अपेरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब देखते हैं हेपेटाइटिस ई जो इन्वॉल्व या अर्ली एंटीजन होता है, ये प्रेजेंस होता है डिटरमाइन द इन्फेक्टिव स्टेट ऑफ द क्लाइंट को बताता है। हेपेटाइटिस ई जो अर्ली या इन्वॉल्व एंटीजन होता है, ये प्रेजेंस डिटरमाइन द इनअफेक्टिव स्टेट ऑफ क्लाइंट को बताता है। हेपेटाइटिस सी इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी जो है इज अ मेजर कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है मेजर कॉज होता है क्या है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस ई जो है कॉज हाई मोर्टेलिटी इनटू प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है, इनटू 3rd ट्राइमेस्टर एंड फीटल डिमाइस। याद रखना है हेपेटाइटिस ई जो है ये कॉज हाई मोर्टेलिटी इनटू प्रेग्नेंट वोमेन इनटू 3rd ट्राइमेस्टर एंड फीटल डिमाइस, ठीक है। हेपेटाइटिस ई जो है ये कॉज करता है हाई मोर्टेलिटी, ठीक है, इनटू प्रेग्नेंट वोमेन में इनटू 3rd ट्राइमेस्टर एंड फीटल डिमाइस भी करा सकता है। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रेजेंस इनटू 3 स्टेज होता है, जिसको प्री इक्टेरिस फेज बोलते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज होता है। प्री इक्टेरिस फेज जो फर्स्ट स्टेज होता है, दूसरा है इक्टेरिस फेज जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो और एक होता है पोस्ट इक्टेरिस फेज, एक है पोस्ट इक्टेरिस फेज जिसको कन्वर्जेंट स्टेज बोलते हैं। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। क्या प्री इक्टेरिस फेज में जिसको फर्स्ट स्टेज होता है, इसमें प्रेजेंस होता है फ्लू लाइक सिम्टम, एग्जाम्पल एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक एंड मसल एक एंड जॉइंट पेन, ठीक है, एंड मिलेज एंड फटीग। याद रखना है प्री इक्टेरिस फेज जो होता है जिसमें फर्स्ट स्टेज होता है,
इसमें अपेरेंस होता है फ्लू लाइक सिम्टम। प्री इक्टेरस फेज जो होता है जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, ठीक है, इसमें प्रजेंस होता है फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, हेडेक है, मसल एक है, ज्वाइंट पेन है, मिलेज है एंड फटीक है, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम अपेरेंस होता है जिसमें एनोरेक्सिया है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, मसल एक, ज्वाइंट पेन एंड मिलेज एंड फटीक देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्री क्या है इक्टेरस फेज जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं। इक्टेरस फेज जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं, इसमें क्या है जॉन्डिस देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है एलिवेटेड बिलिरुबिन रहेगा, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस एंड क्या है एस्ट्रेक्सेसिस। याद रखना है इक्टेरिस फेज जो होता है जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है जॉन्डिस है, एलिवेटेड बिलिरुबिन रहेगा, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस है और इक्टेरिस क्या है एस्ट्रेसिस, और डार्क या टी कलर यूरिन हो जाएगा और क्ले कलर स्टूल हो जाएगा। याद रखना है डार्क और टी कलर यूरिन हो जाएगा और क्ले कलर स्टूल हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा प्री इक्टेरिस फेज सिम्टम, और डिक्रीज हो जाएगा प्री इक्टेरिस सिम्टम। तो याद रखना है इसको अच्छे से, क्या है इसको याद रखना है इक्टेरिस फेज को जिसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं। इसमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, एलिवेटेड बिलिरुबिन है, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, इकाइमोसिस होगा और एस्ट्रेक्सेसिस देखने को मिलेगा, और डार्क या टी कलर यूरिन हो जाएगा और क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा, और डिक्रीज हो जाएगा प्री इक्टेरिस फेज ऑफ सिम्टम। पोस्ट इक्टेरिस में देखते हैं पोस्ट इक्टेरिस फेज में क्या होगा। पोस्ट इक्टेरिस फेज में है जिसको कन्वर्जेंट स्टेज बोलते हैं, स्टार्ट टू सबसाइड सिम्टम, इसमें सबसाइड सिम्टम हो जाएगा। डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस में असेसमेंट ऑफ लीवर फंक्शन बाय लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा, ठीक है। डायग्नोसिस करेंगे तो असेसमेंट रहेगा लीवर फंक्शन बाय लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा, LFT। अब देखते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है, इन लीवर फेलियर एंड सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, इन लीवर फेलियर एंड सिरोसिस ऑफ लीवर द लीवर इज अनेबल टू मेटाबोलाइज्ड, ठीक है, एनेबल टू मेटाबोलाइज न्यूरोटॉक्सिक अमोनिया एंड लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में है क्या है लीवर फेल हो जाएगा जिसके सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर इज एनेबल टू मेटाबोलाइज, जैसे क्या है न्यूरोटॉक्सिक अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ यूरिया, सो क्या है यूटिलिटी द लेवल ऑफ अमोनिया इंक्रीज इन ब्लड विच कॉज डिस्टर्बेंस इन CNS, जिसके कारण डिस्टर्बेंस हो जाएगा CNS। अब देखते हैं इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाएगा और न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जिसमें इम्पेयर्ड थिंकिंग है और न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस हो जाएगा। डाइट ऑफ द पेशेंट शुड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना है, एग्जाम्पल एग, मिल्क प्रोडक्ट और मीट, ठीक है। तो डाइट में है लेस प्रोटीन देना है जिसमें एग है, मिल्क प्रोडक्ट है और मीट है, बिकॉज डिसऑर्डर लीवर इज एनेबल टू कन्वर्ट हाई टॉक्सिक एमोनिया, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। तो याद रखना है डाइट ऑफ पेशेंट शुड बी कंटेंट लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बोले तो एग्जांपल एग है, मिल्क प्रोडक्ट है और मीट है, बिकॉज डिक्रीज रहेगा लीवर इन एनेबल टू कन्वर्ट हाई टॉक्सिक अमोनिया विच प्रोड्यूस बाय डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। प्रोटीन है वो इनटेक करता है शुड बी रिड्यूस, क्या है 15 से 25 ग्राम पर डे। प्रोटीन कितना देना है,
क्या है 15 से 25 ग्राम पर डे देना है, ठीक है, और इनटू हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में इफ ब्लड अमोनिया लेवल ग्रेटर देन 200 माइक्रोग्राम पर डीएल। इफ अगर ब्लड अमोनिया लेवल ग्रेटर देन अगर 200 माइक्रोग्राम पर डीएल है तो 15 से 25 ग्राम पर डे देंगे। एडमिनिस्टर्ड करना है नियोमाइसिन, बोले तो नियोमाइसिन नॉट एब्जॉर्ब इन सर्कुलेशन, याद रखना है एडमिनिस्टर्ड करना है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन एडमिनिस्टर करना है, नियोमाइसिन है और नियोमाइसिन नॉट एब्जॉर्ब इन सर्कुलेशन टू किल द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू अमोनिया में, ठीक है। तो एडमिनिस्टर्ड करना है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन है नॉट एब्जॉर्ब इन सर्कुलेशन, ठीक है, ये ऑब्जर्व नहीं करता है सर्कुलेशन में, ये किल करता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को बिकॉज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है कन्वर्ट करता है प्रोटीन और अमोनिया में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीज जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू हो जाता है जो फर्स्ट डिटेक्टेड इन स्केलरा एंड स्किन, ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू हो जाता है और फर्स्ट डिटेक्टेड स्केलरा और स्किन में देखने को मिलता है। कहाँ पे सबसे फर्स्ट डिटेक्टेड होता है स्केलरा और स्किन में, जो कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव लेवल ऑफ बिलरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। इट इज़ अ सिम्टम रेदर देन डिसीज, याद रखना है इट इज़ अ सिम्टम रेदर देन डिसीज, ये एक सिम्टम होता है रेदर देन डिसीज। तो याद रखना है येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है ऑफ बॉडी टिश्यू का और सबसे पहले स्केलरा में देखने को मिलता है स्किन में, इसमें एक्सेसिव लेवल हो जाएगा बिलरुबिन के इन द ब्लड स्ट्रीम में और ये एक सिम्टम होता है रेदर देन डिसीज। और ये क्या होता है 3 टाइप का देखने को मिलता है, 3 टाइप का, जिसमें हीमोलाइटिक होता है जिसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है जिसको प्री हेपेटाइटिक बोलते हैं। ये होता है इट अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ये क्या होता है इट अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सिकल सेल क्राइसिस एंड हीमोलाइटिक क्राइसिस। याद रखना है क्या है हीमोलाइटिक जो होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस जिसको प्री हेपेटाइटिस बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस जो होता है जिसको प्री हेपेटाइटिक बोलते हैं, ये क्या होता है इट अकर ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, इसमें इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी देखने को मिलता है सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सिकल सेल क्राइसिस और हीमोलाइटिक क्राइसिस, ठीक है। तो याद रखना है इसको हीमोलाइटिक को प्री हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ये अकर होता है ड्यू टू इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी के कारण देखने को मिलता है सच एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सिकल सेल क्राइसिस और हीमोलाइटिक क्राइसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस जिसको हिपैटिक बोलते हैं, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस, ठीक है, जिसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू टेक अप कंजुगेटेड एंड excrete द बिलरुबिन इन सिचुएशन लाइक हेपेटाइटिस सिरोसिस ऑफ द लीवर। याद रखना है हिपैटोसेलुलर जिसको हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ये आकर होता है इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू टेक अप कंजुगेट एंड excrete द बिलरुबिन इन द सिचुएशन लाइक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ लीवर। अब देखते हैं क्या है ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड है ये प्रोड्यूस करता है बाय लीवर से, ठीक है, इज इसेंशियल टू मेक द फैट सोलुबल बिलरुबिन जो अनकंजुगेटेड होता है जिसको इनडायरेक्ट बिलरुबिन बोलते हैं इनटू वाटर सोलुबल बिलरुबिन बोले तो कंजुगेटेड एंड डायरेक्ट बिलरुबिन विच कैन एक्सक्रीट बाय द किडनी। ग्लूकोरोनिक एसिड है ये प्रोड्यूस होता है लीवर से जो कि इसेंशियल होता है फैट सोलुबल को हम अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलरुबिन को वाटर सोलुबल
वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन, बोले तो कंजुगेटेड और डायरेक्ट बिलिरुबिन में चेंज कर देता है ग्लूकुरोनिक एसिड, जो कि और जिसके कारण एक्सक्रीट हो जाता है बाई किडनी के द्वारा। अब देखते हैं क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव को पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। इट अकर ड्यू टू डिक्रीज और ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ बाइल थ्रू द लीवर एंड बिलियरी सिस्टम ऑफ डक्ट। क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है जिसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हैं। ये अकर होता है ड्यू टू डिक्रीज और ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ बाइल, ऑब्स्ट्रक्टेड थ्रो ऑफ बाइल थ्रू द लीवर एंड बिलियरी सिस्टम ऑफ डक्ट। ऑब्स्ट्रक्टेड या पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है ये इट अकर ड्यू टू डिक्रीज और ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ बाइल थ्रू द लीवर एंड बिलियरी सिस्टम ऑफ डक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड जो होता है जिसको पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं, ये अकर होता है ड्यू टू डिक्रीज या ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ बाइल थ्रू लीवर या बिलियरी सिस्टम ऑफ डक्ट के द्वारा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोजा मेम्ब्रेन हो जाता है। इचिंग देखने को मिलता है। इन ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस जो होता है, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस में कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है। बाइल पिगमेंट है डिजॉल्व इन द यूरिन सो टर्न ब्राइट ग्रीन एंड द स्टूल एपियर है वो ग्रे हो जाएगा, ग्रे एंड वाइट ग्रोइंग इन द डेप्रीवेशन ऑफ द बाइल। ये क्या है, इन ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस में कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है, एंड बाइल पिगमेंट डिजॉल्व इन द यूरिन, बाइल पिगमेंट डिजॉल्व हो जाएगा यूरिन में, सो टर्न हो जाएगा ब्राइट ग्रीन एंड द स्टूल एपियर ग्रे, वाइट विंग टू डेप्रीवेशन ऑफ बाइल। अब देखते हैं कोलेलिथियासिस और कोलेसिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का कोलेसिस्टाइटिस में, विच अकर यूजुअली कॉज्ड बाय गॉल स्टोन, बोले तो कोलेलिथियासिस की वजह से। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर को, उसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। विच अकर यूजुअली कॉज्ड बाय गॉल स्टोन, बोले तो कोलेलिथियासिस की वजह से। क्या है, ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस होता है जिसको बिलियरी इन्फ्लामेशन नॉट कॉज्ड बाय गॉल स्टोन। ठीक है, ये कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस है, ये बिलियरी इन्फ्लामेशन के वजह से होता है, नॉट कॉज्ड बाय क्या गॉल स्टोन। ठीक है, अब देखते हैं कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और बिलियरी सिस्टम इज क्या है, क्या बिलियरी सिस्टम ऑफ कंपोज्ड ऑफ गॉल ब्लैडर, बिलियरी सिस्टम है वो कंपोज्ड ऑफ गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट। बिलियरी सिस्टम जो है वो कंपोज्ड ऑफ गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट। इटियोलॉजी देखते हैं। इंक्रीज हो जाता है अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट और लेसिथिन इन द बाइल। याद रखना है, इंक्रीज हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल सॉल्ट, बोले तो लेसिथिन इन बाइल। अब देखते हैं बाइल स्टेसिस होता है, बाइल स्टेसिस है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ स्पिंडर ऑफ ओडाई एंड कंप्लीट पेरेंट्रल न्यूट्रिशन फॉर मोर देन 1 मंथ। याद रखना है, बाइल स्टेसिस देखने को मिलता है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ स्पिंडर ऑफ ओडाई एंड कंप्लीट पेरेंट्रल न्यूट्रिशन फॉर मोर देन 1 मंथ। इन्फेक्शन हो जाता है ऑफ गॉल ब्लैडर में, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा गॉल ब्लैडर में, जिसके कारण। अब देखते हैं टाइप, देखते हैं टाइप ऑफ स्टोन। 3 ग्रुप ऑफ स्टोन देखने को मिलता है, जिसमें कौन कौन सा होता है देखते हैं।
पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, उसके बाद है पिगमेंट स्टोन जिसको बिलरुबिन स्टोन भी बोलते हैं, पिगमेंट स्टोन जिसको बिलरुबिन स्टोन बोलते हैं। इसमें कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होता है, याद रखना है। पिगमेंट स्टोन और बिलरुबिन स्टोन में क्या है, कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन होता है। मिक्स स्टोन भी होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंटेड स्टोन। ठीक है, मिक्स में कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन मिक्स होता है, कॉम्बिनेशन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है आर 4 टाइम कॉमन इन कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन, याद रखना है। कैल्शियम स्टोन जो होता है आर अबाउट 4 टाइम कॉमन होता है एज कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन से। ठीक है, और ऑल्सो नोन एज कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन को पिगमेंटेड स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोन होगा मोस्ट कॉमनली, क्योंकि 4 टाइम कॉमन होता है कैल्शियम कंटेनिंग स्टोन से, बोले तो पिगमेंटेड स्टोन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। कहाँ, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा आफ्टर फैटी मील डैट रेडिएट टू राइट शोल्डर और राइट साइड ऑफ बैक। याद रखना है, कहाँ, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा आफ्टर फैटी मील डैट रेडिएट टू राइट शोल्डर और राइट साइड ऑफ बैक एंड राइट साइड ऑफ बैक। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा आफ्टर फैटी मील, और डैट क्या होगा, रेडिएट टू राइट शोल्डर और राइट साइडेड ऑफ द बैक। ठीक है, क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलेगा और आफ्टर फैटी मील के बाद, और ये रेडिएट होगा राइट शोल्डर पे और राइट साइडेड ऑफ बैक पे। बिलियरी कोलिक देखने को मिलेगा, जॉन्डिस है, बेल्चिंग है, फ्लैटन्स है और इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। क्या है, बिलियरी कोलिक, जॉन्डिस, बेल्चिंग, फ्लैटन्स और इनडाइजेशन। मास पाल्पेटेड देखने को मिलेगा इन राइट अपर क्वाड्रेंट में, मास पाल्पेटेड देखने को मिलेगा इन द राइट अपर क्वाड्रेंट में। मास है वो पाल्पेटेड देखने को मिलेगा इन द राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्या है, मास देखने को मिलेगा, मास पाल्पेटेड होगा राइट अपर क्वाड्रेंट में। मर्फी साइन देखने को मिलता है, मर्फी साइन, ये क्या होता है, मर्फी साइन जो होता है, कैन नॉट टेक डीप ब्रीथ इंस्पायरेशन व्हेन द एग्जामिनर फिंगर आर पास्ट बिलो द हिपैटिक मार्जिन बोले तो अंडर रिब केज बिकॉज ऑफ द पेन कॉज्ड बाय क्या है, इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लैडर। मर्फी साइन जो होता है, मर्फी साइन कैन नॉट टेक डीप इंस्पायरेशन व्हेन द एग्जामिनर ऑफ फिंगर पास्ट बिलो द हिपैटिक मार्जिन बोले तो अंडर रिब केज बिकॉज ऑफ पेन। ठीक है, कॉज्ड बाय इन्फ्लाम्ड गॉल ब्लैडर के कारण। अब देखते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बोले तो क्या है, कोलेडोकोलिथियासिस। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या देखने में, कोलेडोकोलिथियासिस, ये कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क ऑरेंज और फॉमी यूरिन देखने को मिलेगा, डार्क ऑरेंज और फॉमी यूरिन, और क्ले कलर स्टूल हो जाएगा, स्टोटोरिया देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस और जॉन्डिस। तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा बोले तो कोलेडोकोलिथियासिस, ये कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होता है, डार्क ऑरेंज एंड फॉमी यूरिन हो जाता है, क्ले कलर स्टूल है, स्टोटोरिया देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस है और जॉन्डिस। अब देखते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस करेंगे तो कोलेसिस्टोग्राफी करते हैं। कोलेसिस्टोग्राफी ये क्या है, विजुअलाइजेशन करता है गॉल ब्लैडर को टू डिटेक्ट बाइल स्टोन के लिए। मैनेजमेंट देखते हैं हम। अब देखते हैं मैनेजमेंट। एडमिनिस्टर्ड करना है क्या है, ऑर्सोडायोल। एडमिनिस्टर्ड क्या करना है, ऑर्सोडायोल, जो ये है क्या होता है, डिऑक्सीकोलिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि ऑर्सोडायोल हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, बिकॉज इट समटाइम इफेक्ट इन द ट्रीटिंग कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन फॉर द 1 ईयर। ठीक है,
क्या एडमिनिस्टर करना है, अर्सोडायोल, ठीक है, ओरली देते हैं, बिकॉज सम टाइम इफेक्ट इन ट्रीटिंग कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टेन फॉर 1 ईयर। और डिक्रीज करना है, डिक्रीज इनटेक ऑफ सेचूरेटेड फैट, गैस फॉर्मिंग फूड एंड अल्कोहल कंजप्शन। याद रखना है, डिक्रीज इनटेक ऑफ सेचूरेटेड फैट, डिक्रीज इनटेक करना है सेचूरेटेड फैट, गैस फॉर्मिंग फूड और अल्कोहल कंजप्शन को। क्या है, ईट करना है स्मॉल और फ्रिक्वेंट फूड, बोले तो 5 to 6 मील पर डे। याद रखना है, ईट स्मॉल और फ्रिक्वेंट फूड देना है 5 to 6 मील पर डे। और टेक करना है विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन लेना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, तो कोलेडोकोलिथोटोमी करते हैं, इंसिजन करते हैं इनटू कॉमन बाइल डक्ट टू रिमूव बाइल स्टोन बाय लेप्रोस्कोपी। याद रखना है, कोलेडोकोलिथोटोमी जो है ये इंसिजन करते हैं इनटू कॉमन बाइल डक्ट, इंसिजन करते हैं कहाँ, कॉमन बाइल डक्ट पे, जिसे रिमूव हो जाए बाइल सॉल्ट बाय लेप्रोस्कोपी के द्वारा। अब देखते हैं क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं गॉल ब्लेडर को, कोलेसिस्टेक्टोमी में रिमूव करते हैं गॉल ब्लेडर को। और क्या है, कोलेसिस्टोस्टोमी, कोलेसिस्टोस्टोमी में इंसिजन ऑफ द गॉल ब्लेडर थ्रो एब्डोमिनल वाल्व फॉर रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन। कोलेसिस्टेक्टोमी में इंसिजन करते हैं गॉल ब्लेडर पे थ्रो द एब्डोमिनल वाल्व फॉर रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन। अब यूज करना है टी ट्यूब रिमूव करते हैं आफ्टर सर्जरी ऑफ कॉमन बाइल डक्ट टू प्रिजर्व द पेटेंसी ऑफ बाइल डक्ट एंड इंश्योर ड्रेनेज ऑफ द बाइल अंटिल द एडिमा रिजॉल्व। क्या है, टी ट्यूब है, यूज करते हैं टी ट्यूब, ठीक है, आफ्टर सर्जरी ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, जिससे प्रिजर्व हो जाए पेटेंसी ऑफ द बाइल डक्ट एंड इंश्योर हो जाए ड्रेनेज ऑफ द बाइल अंटिल एडिमा रिजॉल्व, जब तक एडिमा रिजॉल्व ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट डिसीज, हेमरोइड। हेमरोइड क्या होता है, डायलेटेड, क्या होता है इसमें, मतलब डायलेटेड क्या, हेमरोइडल वेनस, डायलेटेड हेमरोइडस वेनस जो सुपीरियर रेक्टल वेन होता है, ड्यू टू इंगॉर्जमेंट विथ ब्लड, बोले तो वेरिकोज वेन, ठीक है। क्या है, डायलेटेड हेमरोइडल वेन होता है जिसमें सुपीरियर रेक्टल वेन ड्यू टू इंगॉर्जमेंट विथ ब्लड एंड वेरिकोज वेन। इट मे बी अ इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है अकरिंग एबव द इंटरनल स्पिंटर, और एक्सटर्नल जो होता है अकरिंग आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल स्पिंटर होता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है भैया, क्रोनिक स्ट्रेनिंग एट डिफेक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग कंस्टिपेशन के वजह से। क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, क्रोनिक स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगा एट डिफिकेशन के टाइम ड्यू टू प्रोलॉन्ग कंस्टिपेशन के वजह से, ये रिस्क फैक्टर होता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एंड सीटिंग करेगा तो, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सीटिंग करेगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन के वजह से हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग करेगा तो प्रेगनेंसी के कारण, और इंक्रीज वेनस और एब्डोमिनल प्रेशर के कारण। तो क्या क्या है, क्रोनिक स्टेनिंग करेगा डिफिकेशन के टाइम ड्यू टू क्या है, प्रोलॉन्ग कंस्टिपेशन के वजह से। प्रोलॉन्ग स्टेनिंग करेगा और सीटिंग करेगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन, हैवी लिफ्टिंग, प्रेगनेंसी और इंक्रीज वेनस और एब्डोमिनल प्रेशर के कारण। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। हिमेटोचीजिया देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या पैसेज ऑफ द ब्राइट रेड ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल में। हेमेटोचीजिया में क्या है, पैसेज होगा ब्राइट रेड ब्लड स्टूल में। रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस है, पेन है और प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। क्या क्या है, हेमेटोचीजिया जिसमें पास होता है ब्राइट रेड ब्लड स्टूल में, रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस है, पेन है और प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। रेक्टल ब्लीडिंग है, प्रूराइटिस, पेन और प्रोलैप्स देखने को। अब देखते हैं डायग्नोसिस में रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, सिग्मेडोस्कोपी करते हैं एंड प्रोक्टोस्कोपी। ये इंस्पेक्शन करते हैं ऑफ रेक्टम
विद द प्रोक्टोस्कोप। याद रखना है, प्रोक्टोस्कोपी में इंस्पेक्शन करते हैं रेक्टम का विथ प्रोक्टोस्कोप के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या मैनेजमेंट देखते हैं, जिसमें हाई फाइबर एंड फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो हाई फाइबर एंड फ्लूड देते हैं जिससे प्रिवेंट हो जाए कॉन्स्टिपेशन। एंड अवॉइड करते हैं स्टेनिंग ड्यू टू डिफिकेशन, अवॉइड करना है स्टेनिंग ड्यू टू डिफिकेशन। ठीक है। अप्लाई करना है पैड सॉक विथ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो अप्लाई करना है पैड सॉक विथ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन और क्या है एस्ट्रीजेंट एंड क्या एनेस्थेटिक्स। एग्जाम्पल क्या है बेंजोकेन टू श्रिंक द म्यूकस मेम्ब्रेन। अप्लाई करना है पैड सॉक को विथ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोल एंड स्ट्रेनेंट और एनेस्थेटिक बोले तो बेंजोकेन, जिससे ये क्या करेगा, श्रिंक कर देगा म्यूकस मेम्ब्रेन को। अब देखते हैं फॉर इंटरनल हेमरोइड एंड नॉन सर्जिकल अप्रोच लाइक रबर एंड लाइगेशन। रबर जो होता है, रबर हैंड अराउंड हेमरोइड बोले तो कंस्ट्रिक्ट सर्कुलेशन एंड द टिश्यू बिकम नेक्रोटिक एंड सेपरेट एंड स्लज ऑफ हो जाए। ठीक है। इंफ्राड कोगुलेशन क्रायोथेरेपी एंड रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द हेमरोइड एंड लेसर ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड। याद रखना है, इंटरनल हेमरोइड होता है जिसको नॉन सर्जिकल अप्रोच में रबर और लाइगेशन करते हैं। रबर हैंड अराउंड हेमरोइड होता है जो कंस्ट्रिक्ट कर देता है सर्कुलेशन एंड द टिश्यू बिकम नेक्रोटिक सेपरेट एंड स्लज ऑफ। ठीक है। अब देखते हैं क्या है इंफ्रारेड कोगुलेशन बोले तो क्रायोथेरेपी बोले तो रैपिड फ्रीजिंग ऑफ द हेमरोइड एंड लेजर ट्रीटमेंट कैन बी यूज्ड। एडवाइस करना है, अवॉइड करना है प्रोलॉन्ग सीटिंग, स्टैंडिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को। अप्लाई करना है कोल्ड पैक को टू एनल रेक्टल एरिया पर बाई सिर्ज बात बोले तो 2 to 3 टाइम पर डे फॉर 7 to 10 डेज। अप्लाई करना है कोल्ड पैक को कहाँ पे, एनल रेक्टल एरिया पे, फॉलोड बाई सिर्ज बात बोले तो 2 to 3 टाइम पर डे फॉर 7 to 10 डेज तक। ठीक है। अप्लाई करना है कोल्ड पैक के कहाँ पे, एनल रेक्टल एरिया पर, फॉलोड बाई सिर्ज बार 2 to 3 टाइम पर डे देते हैं फॉर 7 से 10 दिन के लिए। सर्जरी करते हैं क्या है हेमरेडेक्टोमी, रिसेक्शन करते हैं हेमरोइड को। अदर सर्जरी में यूज करते हैं स्क्लेरोथेरेपी, सर्कुलर स्टेपलिंग एंड बैंड लाइगेशन। अदर सर्जरी में क्या करेंगे यूज, स्क्लेरोथेरेपी, सर्कुलर स्टेपलिंग एंड बैंड लाइगेशन। प्रोवाइड करना है प्रोन और साइडलाइन पोजीशन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग के लिए। अब प्रोवाइड करना है प्रोन या साइडलाइन पोजीशन आफ्टर सर्जरी जिससे प्रिवेंट हो जाए ब्लीडिंग। अब देखते हैं एनल फिशर क्या होता है। एनल फिशर क्रैक इन द लाइनिंग ऑफ एनल कैनाल ड्यू टू ट्रॉमा, कॉन्स्टिपेशन एंड लोकल इन्फेक्शन के कारण क्रैक हो जाएगा लाइनिंग ऑफ एनल कैनाल ड्यू टू ट्रोमा, कॉन्स्टिपेशन और लोकल इन्फेक्शन, उसी को बोलते हैं एनल फिशर। इसमें है कैरेक्टराइज्ड बाय पेन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन, पेन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन एंड ब्लीडिंग, वो भी ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा। याद रखना है एनल फिशर में कैरेक्टराइज्ड होगा पेन होगा ड्यूरिंग डिफिकेशन एंड आफ्टर डिफिकेशन एंड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा ब्राइट रेड। एडवाइस करना है फॉर फाइबर डाइट, स्टूल सॉफ्टनर, फ्लूइड इनटेक, सिर्ज बात और क्या है टॉपिकल एनाल्जेसिक। याद रखना है, एडवाइस करना है फाइबर डाइट के लिए सॉफ्ट क्या स्टूल सॉफ्टनर लो, फ्लूइड इनटेक करो और सिर्ज बात और टॉपिकल एनाल्जेसिक। अब नेक्स्ट देखते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसको इरिटेबल कोलन और क्या है
स्पास्टिक कोलाइटिस बोलते हैं। क्या इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जिसको इरिटेबल कोलॉन या स्पास्टिक कोलाइटिस बोलते हैं। ये इट इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म एंड पेन ड्यू टू इंक्रीज मोटेलिटी ऑफ बॉवेल के कारण देखने को मिलेगा। और इट इज कॉमन प्रॉब्लम होता है, क्या इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम अफेक्टिंग क्या है अफेक्टिंग होता है 15 से 20% पॉपुलेशन में। ये है क्या है, इट इज अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्म और पेन ड्यू टू इंक्रीज मोटेलिटी ऑफ बॉवेल के कारण। और ये होता है इट कॉमन प्रॉब्लम होता है अफेक्टिंग 15 से 20% पॉपुलेशन में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट पेन होगा, एक्सेसिव फ्लैटन्स एंड ब्लोटिंग देखने को मिलेगा, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवाकुएशन होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड बोथ मिक्स हो सकता है, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एंड बोथ मिक्स हो सकता है, एंड कंटेनिंग अर्ज फॉर डिफिकेशन विथ अर्जेंसी रहेगा। कंटिन्यूअल अर्ज फॉर डिफिकेशन एंड अर्जेंसी देखने को मिलेगा। क्या क्या होगा, इंटरमिटेंट पेन है, एक्सेसिव फ्लैटन्स एंड ब्लोटिंग, और सेंसेशन फॉर द इनकम्प्लीट इवाकुएशन होगा, अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन और डायरिया या बोथ मिक्स हो सकता है, कंटिन्यूइंग अर्ज फॉर डिफिकेशन विथ सर्जरी, अर्जेंसी देखने को मिलेगा, अर्जेंसी। मैनेजमेंट देखते हैं, एडवाइस करना है वेल वायलेंस एंड मॉडरेट फाइबर एंड लो फैट डाइट दो। याद रखना, एडवाइस करना है बेल वायलेंस, मॉडरेट फाइबर एंड लो फैट डाइट दो। एडवाइस करना है, अवॉइड करना है गैस फॉर्मिंग फूड एंड मैनेज साइकोलॉजिकल ऑल्सो। गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करना है और जिससे मैनेज हो जाए साइकोलॉजिकल ऑल्सो। वेल बैलेंस डाइट देना है, मॉडरेट फाइबर और लो फैट डाइट देना है इसमें।